अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में 75% हस्सेस जो हैं वो PIA के ख़रीद लिए हैं। तीन जो इसमें हमने देखा था कि कंपनीज थी, लकी सीमेंट कंसोर्शियम जिसने सबसे पहले बिड जमा कराई थी, इसके बाद एयर ब्लू ग्रुप था और इसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम था। और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने अब 75% हस्सेस इसके ख़रीद लिए हैं। अब इससे मुल्की मईशत में क्या तब्दीली आएगी और कितना ये इम्पॉर्टेंट होगा इस इदारे के लिए, मुल्की मईशत के लिए, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में कुछ दीगर टॉपिक्स भी होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया है। ये वो लम्हा है जब तारीख अपने आप को दोहराने की बजाय पाकिस्तान के किरदार को नए जाविये से पहचान रही है। एक ऐसा पाकिस्तान जो सिर्फ जोग्राफिया का नाम नहीं बल्कि सिफारतकारी, तवाज़ुन और जिम्मेदार क़यादत की अलामत बनता जा रहा है। इसी तसलसल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ और पाक भारत कशीदगी के दौरान मुमकिना एटमी तसादुम को रोकने का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की ये वाज़ेह मिसाल है। जहाँ दुनिया तसादुम की तरफ बढ़ रही है वहाँ पाकिस्तान मुकालमे, इस्तेहकाम और अमन की बात कर रहा है। यानी आज पाकिस्तान को सुना भी जा रहा है और पाकिस्तान की अब वो कंडीशन और वो जगह भी नहीं रही जो पहले थी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम मुल्की सियासी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे और आखिर में हम कुछ दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। अफगान रजीम और भारतीय गठजोड़ है उससे क्या खित्ते में और पूरी दुनिया में तब्दीली आने वाली है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि अहम खबर PIA के हवाले से है, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं और पैनल का मैं आप तारुफ भी करा देती हूँ। PJ मीर साहब हमारे साथ आज के डिस्कशन में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और नसीर वागा साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि नसीर वागा साहब इस पूरी सिचुएशन को बड़े अरसे से मॉनिटर भी कर रहे थे और PIA के हवाले से बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी है, तो आगाज़ में उन्हीं से करना चाहूँगी। वागा साहब, बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि PIA की अगर निष्कारी हो जाएगी तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, इदारे के लिए भी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी। फाइनली अब वो वक्त आ गया है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में 75% जो हस्सेस हैं वो ख़रीद लिए हैं PIA के। क्या तब्दीली आप देखते हैं सर इससे? 75% जो इसके शेयर्स हैं PIA के वो उन्होंने ख़रीदने का ऐलान किया है। अब PIA का जो बोर्ड है और हुकूमत पाकिस्तान इसकी पहले मंजूरी देगी कि हमें ये बोली मंजूर है, तो उसके बाद इसकी अप्रूवल हो जाएगी। ये मैं इसके बाद का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए PIA की कहानी तो बड़े, जब से पाकिस्तान बना है कुछ ही सालों बाद PIA मार्ज़ वजूद में आया और उसके बाद PIA ने अपना अरूज भी देखा। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल रही PIA ने अपने बहुत सारे वर्कर्स जो बड़े एक्सपर्ट थे उनके ज़रिए दूसरी बड़ी आला एयरलाइन जिसमें टर्की की और एमिरेट्स एयरलाइन जो इस वक्त दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन है उनको बनाया और उनके लोगों को ट्रेंड किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PIA जो है वो दिन ब दिन गिरती गई। उसकी वजह क्या थी? असल बात यह है इस सारी सूरत हाल में कि PIA के अंदर एक तो मैन पावर बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि सियासी असर व रसूख इस हद तक ज़्यादा था कि जो हुकूमत भी आई उसने अपने भांजे भतीजे, अपने बेटों को, बेटियों को सबसे पहला काम यह किया कि उनको PIA में भर्ती करवा दिया। उसके आप पूछेंगे उसकी आखिर क्या वजह है? PIA में कौन सा कोई पेट्रोल पंप लगे हुए हैं उनके लिए? बात यह है कि PIA की मुलाजमत जो है ना एक बड़ी प्रेस्टीज जॉब है पाकिस्तान के अंदर, एयरलाइन की जॉब है। दुनिया की हर एम्बेसी PIA के PN को भी वीज़ा देने को तैयार होती है। बस PIA का इतना नाम था, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब तो PIA का ग्राफ बहुत नीचे है। देखिए चंद तैयारों के साथ इस वक्त PIA जो है वो ऑपरेट कर रही है। मेरा ख्याल है इस वक्त टोटल कोई शायद 20, 22, 25 तैयारे ऐसे होंगे जो काबिल इस्तेमाल है। बहुत सारे जो तैयारे हैं वो इस वक्त ग्राउंड हो चुके हैं। वो क्यों? पैसा ही नहीं है। आप एक खबर सुन के हैरान होंगे कि जब PIA का एक तैयारा खराब होता है तो दूसरे तैयारे से पुर्जे निकाल के उसमें डाल देते हैं। ये मैं आपको 777 तैयारों की बात बता रहा हूं। आप खुद सोचें कि इस एयरलाइन ने चलना कैसे था। अच्छा, एक तो इसमें यूनियन बाजी आ गई। यूनियन ने कहा जी का हमने तो काम नहीं करना। और मैं अपने नाजरीन और लोगों के लिए एक बड़ी ये अहम इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, वैसे बाकी लोगों को तो पता है लेकिन व्यूअर्स के इंफॉर्मेशन के लिए कि जितने यूनियन के ओहदेदार हैं वो PIA के कवानीन के मुताबिक कोई काम
काम नहीं करते, वो सिर्फ दफ्तरों में बैठे रहते हैं। ये उनका लिखा पढ़ा कानून है। आप अंदाजा करें, शायद आपने पहले भी प्रोग्राम मैंने पहले भी ये बात बताई थी। आप बताइए, उस एयरलाइन ने बर्बाद होना ही था। बंदे ज्यादा थे, जहाज कम थे, रूट और कम होते गए। क्या ये तब भी ऐसे होता था वागा साहब, जब बहुत अच्छा वक्त भी देखा है और आरिफ हबीब साहब भी कह रहे हैं कि माजी में बड़ा अच्छा टाइम भी PIA ने देखा है? हरगिज़ नहीं, पहले ये ऐसा नहीं था। उस वक्त इसकी यूनियन का इतना अमल दखल नहीं था। तैयारों की तादाद बहुत ज्यादा थी, म्यार बहुत अच्छा था, लीज पे तैयारे हासिल किए जा रहे थे। और PIA का टाइम जो तैयारों का था, वो दुनिया कहती थी कि आधा मिनट 30 सेकंड तैयारा आगे पीछे नहीं होता था। ये होती है किसी भी एयरलाइन की कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी कि उसके तैयारे वेल इन टाइम जाएं और वेल इन टाइम। और ये वक्त PIA ने देखा। पीजे मीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब कहते हैं कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक वक्त हमने देखे जब PIA ने रूल किया और बड़ा अच्छा वक्त भी देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये इदारा जो है वो पस्ती की जानिब गया, और फिर कहा जा रहा था कि जब अगर इसकी निचकारी हो जाती है तो बहुत बेहतरी आएगी। अब फाइनली सर निचकारी का अमल हम देख रहे हैं कि स्टार्ट भी हुआ और शर्मिंदा ताबीर भी हो गया, और अब आरिफ हबीब ग्रुप ने इसको खरीद लिया 135 अरब रुपए में। सर क्या फ़र्क पड़ेगा? आरिफ हबीब साहब तो कह रहे हैं कि सरमायाकारी में भी बेहतरी आएगी और इदारा भी बेहतरी की जानिब गामजन होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? आरिफ हबीब का सबसे पक्का और बड़ा नारा होना चाहिए, ये सब उम्मीद से है, अल्लाह करे। ये PIA का जो बेड़ा गर्क किया, वागा साहब ने आपको सारी चीजें बता दी हैं जी। हमने PIA का बेड़ा गर्क किया आपकी गवर्नमेंट्स ने किया है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इनको तो चलाना ही नहीं आता। और जब ये चली है, जब हम कहते हैं गोल्डन पीरियड सिर्फ एक आदमी और आपके दूसरे के लिए भी, एयर मार्शल दूर खान और एयर मार्शल असगर खान, आप इन दोनों के टेन्योर में देख लो कि PIA कहां बैठा था। आज PIA नीचे क्यों है? इसलिए आपने ये कहते हैं इनकॉम्पिटेंट लोग आपने मैनेजमेंट में लगाए। जब आप फेल हो गए, फिर आपको जर्मन को ले आते हो, वो PIA चलाता है, और फिर आप एक पायलट्स को मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हो। बात ये है कि आपने PIA को तो लिया ही सीरियसली नहीं। और ये जो बागा साहब ने भी जो एक इंडिकेटर दिया है, जो गवर्नमेंट आई है उसने अपने सिफारिशी अंदर घुसेड़ दिए। PIA अपार्ट फ्रॉम PIA ये सर्विसिंग करता था कराची के ऊपर इंटरनेशनल एयरलाइंस, यहाँ आके TWA, लुफ्थांसा, आप नाम ले लो, BOAC, ब्रिटिश एयरवेज, सारे ये सर्विसिंग कराते थे हमारे से। ये जो एमिरेट्स है, आज तक EK क्या है? एमिरेट्स कराची, EK एमिरेट्स कराची अभी चल रहा है, EK की फ्लाइट्स। सो द क्वेश्चन इज, हम फेल कहां हुए? इनकॉम्पिटेंस, सिफारिशबाजी, सियासत इसके अंदर आप लेके आ गए और आपने इस इदारे का बेड़ा कर दिया। जिस तरह आपने बेड़ा कर स्टील मिल्स का किया है, जिस तरह आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का किया है, जहां गवर्नमेंट आई है उसने बेड़ा कर दिया। गवर्नमेंट्स का काम बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट्स का काम है आगे करो और तुम बिजनेस करो। हमारी गवर्नमेंट हर जगह के अंदर बिजनेस बढ़ जाती है। रूजवेल्ट हमारा इतना जबरदस्त एहसास, आप मुझे बताओ फेलियर क्यों है? फेलियर मैं आपको बताता हूं। मैं एक प्राइम मिनिस्टरियल विजिट पे गया हूं, मैं और सेनेटर तारिक अजीम, हम जब कब्रों में गए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कॉर्पोरेशन का ये होटल है रूजवेल्ट, बहुत बड़ा। तौलिए किसके बिक रहे हैं? मेड इन इजराइल। टॉयलेटरी किधर है? इजराइल। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट, मैं कहा जी हमारा होटल है, हम इजराइल की चीजें बेच रहे हैं। मैनेजमेंट किधर है? पेरिस में चले जाए, स्क्रीप होटल, उसका स्क्राइब का आप हाल देख लो। तो क्वेश्चन है, हमारी मैनेजमेंट ने मार खाई है। अल्लाह करे आरिफ हबीब इनकी जो टीम है इसको सक्सेसफुल बनाए। 25% जो है इसकी भी मैं आपको एक स्टोरी दे देता हूँ जी। PIA मार खाती रही है कि आपके पास सीटें होती हैं, आप सीटें ब्लॉक कर देते हैं, सीटें देते नहीं है, लास्ट मिनट पे आपको फिर पैसेंजर कोई आता नहीं है, जहाज खाली जाता है, 6-8 सीटें खाली होती हैं। एक ये इसमें लाखों रुपए का नुकसान। उसके बाद आपके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं बाहर पाकिस्तान से, वो आपको पाउंड्स, डॉलर, येन्स में पैसा देते हैं। ट्रैवल एजेंट क्या करता है? PIA को पाकिस्तानी रुपए में देता है, वो डॉलर ना पाउंड आपको देता नहीं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। मैंने तारिक करमानी को बताया जो चेयरमैन थे इसके PIA को, मैं कहा जी ये भी है। ये तो द क्वेश्चन इज कि अब हम आगे जा सकते हैं प्रोवाइजो, आपके पास एक प्रोफेशनल टीम हो, या जो आपने भी कहा, वागा साहब ने भी कहा, हम कहां से कहां थे और कहां चले गए। ये एक फेलियर का निशान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज नहीं,
थ्रू आउट द टाइम्स ये फेलियर है कि हम इतने बड़े इदारे को चला नहीं सके। ब्रिटिश एयरवेज जो कि बैंकरप्ट हो रहा था, 158 मिलियन पे उसका लॉस था, वो जॉन किंग को उन्होंने दे दिया और अगले साल 258 मिलियन पाउंड्स को उसका प्रॉफिट हुआ है। ये है ना मैनेजमेंट। बिल्कुल मुझे ऐसे ही बताओ किस तरह हुआ है। बिल्कुल ऐसे It अगर is तब्दीली all लानी है तो about फिर इस तरह की लेके आए कि अच्छा, नजर मुझे आए। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लोगों को ठीक है, बताना फिर चाहता हूं। गजनफर साहब को भी हम शामिल जी गुफ्तगू जी, करेंगे। आप ब्रिगेडियर उसके बाद साहब। गजनफर साहब जी, को जी, जरूर जी, लाइएगा, जी। क्योंकि मैं पीआईए को बहुत अरसा एज ए जर्नलिस्ट डील करता रहा। मैं सिर्फ लोगों को एक बात याद करवाना चाहता हूँ, और आप कहेंगे ना कि सिस्टम और कौमें और निज़ाम कैसे बर्बाद होते हैं। जर्मनी का एक सीईओ था पीआईए का, ये बहुत मशहूर वाक़या, उसकी तनख्वाह नहीं मिली और वो जहाज़ ले गया यहाँ से उड़ा के, क्योंकि वो खुद सीईओ था। उससे किसी ने पूछा नहीं, वो जाके जर्मनी में उसे जहाज़, आज तक जर्मनी में वो जहाज़ खड़ा है और उसे जहाज़ वापस नहीं किया। आप अंदाजा करें, इन्होंने कहा जी वो पीआईए का जहाज़ ये बेकार हो गया था, हमने उसको क्या करना था। वो अच्छा, पीआईए का जहाज और जर्मनी चला गया और आज तक वहां पर चला गया। आप देखें वो कैसे गया, उसका सीईओ उसमें था और जहाज जब जर्मनी जा गया उसने कहा जी आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी, मैंने ये रख लिया। एक वाकया, बड़ी मजे की बात है। वैसे तो मैं कहता हूं कि पूरा दिन भी होना तो पीआईए के लिए वो भी ये तो टाइम ही बहुत कम है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज लोगों को शायद उन लोगों को पता है जो पीआईए में है, इस वक्त कई ऐसे इंटरनेशनल दफातर कायम हैं पीआईए के जहां डॉलर्स में और पाउंड्स में वो लोग चूस रहे हैं इस मुल्क के खून को, और वहां पे रूट ही नहीं है, वहां पे फ्लाइट ही नहीं जाती, और वहां पीआईए के दफातर खुले हुए हैं और वो फॉरेन पोस्टिंग पे वहां वो मजे कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा टोरंटो में कितने लोग गायब हो गए और कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि जो लोग टोरंटो में पीआईए के पोस्टेड हैं उनका काम ये था कि जो फ्लाइट आती थी उसके परसर मेल एयर होस्टेस और लेडीज को वो स्किप करके उनको नेशनलिटी दिलवा देते थे कि पीआईए तो बिकने वाली है तो दफा करें, अब आप वापस ही न जाएं। मुझे बताएं उस एयरलाइन का क्या बनेगा, वो बर्बाद होगी या नहीं? चलिए, अब मैनेजमेंट चेंज हो रही है और हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए, कि इदारा बेहतर होगा तो अल्टीमेटली हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी और मुल्क का जो मयार है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर बुलंद हो रहा है, पूरी दुनिया मुतरिफ हो रही है पाकिस्तान की, हमारा इदारा भी इसी तरह से और जिस तरह से इसका माजी रहा है उसी तरह से आगे बढ़े। मैं हवाला दे रही हूँ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का, क्योंकि इसने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि वॉशिंगटन टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई थी, इससे पहले हम अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स को भी डिस्कस करते रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के लिए यकीनन फ़ख्र का बाइस हैं और हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। सर, किस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मयार बुलंद हो रहा है उनकी क़यादत में, और फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के हिसाब से आप बात कर रही हैं, या पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी के दो कंटूर्स जो एक नुक्ते पे इस वक्त मरकूज़ हैं, उसके हिसाब से आपने देखा तो आपने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया। इसके अलावा इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ क्लैश हुआ था, उसके दरमियान उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन किया, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा डिफेंस जरीदा है, वो भी बरतानिया का ही है, की एरो, उसने एक आर्टिकल छापा जिसकी हेडलाइन थी कि अंडरस्टैंडिंग द किलिंग ऑफ राफेल, और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान फिजाइया ने 52 मिनट्स में, ओनली 52 मिनट्स, पूरी इंडियन फिजाइया को तबाह बर्बाद कर दिया था। अब ये वो रिफ्लेक्शन है जो आपकी बाज़ दफ़ा जब किसी भी मुल्क में एक मुल्क को चलाने की एक कंप्लीट साइंस होती है, जिसमें अदारों का भी रोल होता है, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ का रोल होता है, जिसमें आपकी इकोनॉमी का रोल होता है, आपके इंटरनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें शामिल करके आप एक मुल्क को चलाते हैं। और अभी आपने जैसे एक अदारे की तबाही की बर्बादी की बात की, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है हमारी हुकूमतों का रहा है, यानी इस किस्म का रोल रहा है कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में कुछ लोगों को निकाला गया था पीआईए से कि ओवर स्टाफिंग थी पीआईए में, गलबन 3000 लोग थे।
इससे नज़दीक थे। अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और आसिफ जरदारी साहब आए, उन्होंने उन तमाम लोगों को री एम्प्लॉय कर दिया PIA में, और जिस वक्त से वो निकले थे उस वक्त से जब री एम्प्लॉय किया था, जब ये सियासी हुकूमत आई थी, तो उनको तमाम को उस बल्क में तनख्वाह दे दी गई थी। तो अब बताए अदारा किस तरह चले, और अभी भी नहीं चलेगा। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। भारत, क्योंकि हम मुल्क की इकोनॉमी की और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें चीजें ये हैं कि जब एक चीज आपको कहीं पे डाउन स्लाइड पे नजर आती है, जैसे अभी आपको अपनी इकोनॉमी बहुत डाउन स्लाइड पे नजर आ रही है, गवर्नेंस डाउन स्लाइड पे नजर आ रही है, उस वक्त कोई एक ऐसा नेशनल पावर पोटेंशियल जो होते हैं ना, उनका एक एलिमेंट होता है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उससे बाज़ दफा आप कहते हैं ना कि पीस कम्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो उससे ये भी होता है कि बाज़ दफा आपकी जो आपकी माशी जो आपकी दिफाई हिकमत अमली होती है, या आपका जो पावर पोटेंशियल होता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। तो हमें, जब इससे पहले आपको देखा अमेरिका में बाइडन के दौर में, बाइडन ने पाकिस्तान की हुकूमत से बात ही नहीं की जब तक वो रहा, जब तक उसने जेनोसाइड इजराइल का जारी रखा हुआ था। लेकिन इसके बाद अभी आप जैसे कह रही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेंथ शो की, अपना पावर पोटेंशियल शो किया, और उसमें भारत जिसको तकलीफ दी जाती थी अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न पावर की तरफ से, जो उसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा करते थे, और चाइना के खिलाफ आपको पता है अमेरिका उनको इक्विप कर रहा था, और उनका 50 अभी भी उनका पुराना जो दिफाई माहिदा था $52 बिलियन का, उसको उन्होंने री इन्वोक किया है, कोई नया माहिदा तो नहीं हुआ। तो उस तमाम चीज़ों में एक चीज़ तो ये रही कि भारत का रोल जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से अमेरिकन पॉलिसी के कंटूर से भी क्लैश करके, चाहे वो हम जो रशियन से जो कुछ कर रहे थे वो डाउन हुआ, और पाकिस्तान ने अपना जब पावर पोटेंशियल दिखाया तो नेचुरली दुनिया ने देखा कि इनके पास वो स्ट्रेंथ है जिसके ज़रिए इनके साथ कोऑपरेट करना या इनके साथ कोलैबोरेट करना, जो वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक के एडवांटेज में होगा। तभी आपने देखा अजरबैजान ने आपसे जहाज दिए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे, नाइजीरिया वो उड़ा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है इंटरनेशनल सतह पे और फॉरेन पॉलिसी आपकी जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के इश्यूज की, उसमें पाकिस्तान एक एडवांटेजियस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। सही। अभी इसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, और याद रखिएगा कि किसी भी ऐसी चीज को मेंटेन करने के लिए आपको इंटरनल गवर्नेंस, इंटरनल इकोनॉमी और आपका जो पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी होती है और पॉलिटिकल ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। यही सवाल पीजे मीर साहब के सामने रखना चाहूंगी। पीजे मीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर स्ट्रेटेजिक लीडर करार पाए हैं, इसके साथ साथ मिडिल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल उन्हें करार दिया गया है। भारत को खासी मायूसी हुई है, सिफारती महाज पर भी, खारजा महाज पर भी खासी मायूसी हुई है। सर, पाकिस्तान की जो कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी है ये खित्ते पर क्या असर डाल सकती है, और जो बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि मेंटेन अब इसको हमने कैसे करना है? बात तो आती है मेंटेनेंस की जी, बात आती है, फिर उससे पहले कि आपकी हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो खदीजा, बिल्कुल सिंपल है। वो है पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड रीजनल हार्मनी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी 1947 से। लेकिन इन बिटवीन, बिकॉज हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कश्मीर का और पानी का भी आ गया है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने पाकिस्तान का एक बड़ा गलत परसेप्शन हिंदुस्तान ने डाला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और हम इसको काउंटर करते रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो लेटेस्ट इनकाउंटर हुआ है, और हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो इनकी जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ इट वाज आउटस्टैंडिंग। नेचुरली आज जो आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन क्रेडिट जाता है पूरी आर्म फोर्सेस को, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक तो जैसा कैप्टन होता है, कैप्टन ने कर लिया, वेरी गुड, लेकिन कैप्टन के नीचे टीम होती है, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये आर्मी चीफ की नहीं है, ये हमारी तमाम फौजों की है, जो बिल्कुल क्रेडिट उनको मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो आर्म फोर्सेस है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स उनकी है, और ये तारीफ सारी उनकी जा रही है। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका ने आपको एंडोर्स किया, आपको बताया, ये चुभी है बात,
इनको, हिंदुस्तान को। और ये ब्रिगेडियर गजनफर तो मेरे साथ कई दफा हमने इंडिया के साथ प्रोग्राम किए, इनको पता है कि किस तरह वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये तो पैर रख देते थे ना उनकी पूंछल के ऊपर, फिर वो चीखे मारते होते थे। तो बात ये है कि वो उन्होंने बाज नहीं आना, हम काउंटर करते रहेंगे। हमें चाहिए कि इंटरनेशनली जाके हमारा जो केस है या हिंदुस्तान के जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है इसको काउंटर करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि हमें इस चीज को मेंटेन करना है, इसमें बैठा नहीं रहना। वो कहते हैं ना कि हम, हाँ जी स्टेटमेंट आ गई, नो, वी गॉट टू कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज इंडिया विल नॉट स्टॉप। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, एडवांटेजेस कंडीशन है हमारी और हम इस वक्त एक गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इससे पहले वॉशिंगटन टाइम्स और अब हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी सामने आई है और हमारे जो सिपा सालार हैं उन्हें स्ट्रेटेजिक लीडर करार दिया गया है। इस रिपोर्ट को, इस पजीराई को आप किस तरह से देखते हैं और अब मेंटेनेंस के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हमारे सिपा सालार को इतने बड़े एजाज़ात से नवाजा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बड़े बड़े जो सऊदी अरब ने भी उनको एजाज़ दिया है, बड़ा सऊदी अरब ने उनको बहुत बड़ा एजाज़ दिया है और फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है, वाशिंगटन टाइम्स उनके बारे लिख रहा है। तो ये याद रखें, ये सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के बारे है। जनरल आसिम मुनीर साहब का इमेज मीन्स पाकिस्तान का इमेज। ये कुछ लोगों के दिमागों के अंदर एक गलत फहमी पैदा होती जा रही है कि शायद कोई शख्स अपनी पजीराई चाह रहा है, हरगिज़ नहीं। आप देखें वो जहां जाते हैं वहां मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं, वजीर आज़म का नाम रोशन करते हैं, आपके मुल्क के निज़ाम और सिस्टम का नाम रोशन करते हैं। तो फिर सारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर अगर उन्हें कामयाब मल्टी अलाइनर्स कहा गया है अमेरिका की जानिब से, तो ये छोटी बात नहीं है। अमेरिका से पजीराई हासिल करना आज के दौर में इस पूरी दुनिया में बड़ा एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मैनी टाइम्स उन्होंने बार बार पाकिस्तान को सराहा। जनरल आसिम मुनीर को इनकी जितनी कामयाबियां हैं, इनके जो भी इन्होंने फाइनेंशियल निज़ाम में पाकिस्तान में को बेहतरी लाए हैं, जो सिक्योरिटी के लिए लाए हैं, जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाए, जिस सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने एक प्रॉपर तरीके के साथ काम किया है। जब ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अब ज़रूरत है इसको मेंटेन रखने की। और मेंटेन हम किस तरह रख सकते हैं? हमें अपने खित्ते में अपना मकाम ऊपर ही रखना होगा, मर्दों और शेरों की तरह। और जो भेड़ बकरियां भारत में पल रही हैं ना, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना स्टेटस हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखा हुआ है। जो अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी हमें बड़ी स्ट्रेटेजी, अच्छी चलेंगे अफगानिस्तान के साथ जो इनका गठजोड़ है, इस पे हम ब्रिगेडियर साहब पॉइंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अफगान रजीम और भारतीय गठजोड़ खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है? और अब हम ये भी देख रहे हैं कि भारत अपने पड़ोसी ममालिक के साथ मजीद बिगाड़ रहा है और इसमें एक नाम बांग्लादेश का भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी कशीदगी में भारत की इजाफा हुआ है और इसके बाद बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दिया है। तो क्यों बिगाड़ी जा रहा है? भारत बौखलाया हुआ है इस वक्त, क्या चल रहा है? ये भारत, इसमें सिर्फ भारत और अफगानिस्तान का नेक्सस ना कहिए, अच्छा, इसको भारत, अफगानिस्तान और इजराइल यानी ट्रायो मुसैद और अफगानिस्तान के अंदर जो है करप्ट वो क्रिमिनल नारकोटिक स्मगलर जो हैं, उनकी जो हुकूमत है और उनकी जो इंटेलिजेंस है, इनका नेक्सस है। सही। अब इसकी आइडियोलॉजिकल बुनियाद भी है और इसकी अपना उनकी अपनी कंबाइंड स्ट्रेटजी के हिसाब से भी एक बुनियाद है। आइडियोलॉजिकल बुनियाद ये है कि इजराइल ने भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया में आए हमें किसी से खतरा है तो पाकिस्तान से खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आइडियोलॉजी पे बना हुआ है। उन्होंने भारत को एडवाइस किया था, गोल्डा मेयर ने, कि अगर आपको किसी से कॉशियस रहना है तो आपको पाकिस्तान से कॉशियस रहना है। सही। और उसके बाद इन दोनों का बहुत अदवार से नेक्सस चल रहा है। आपको याद है जब अमरनाथ यात्रा हुई थी, वहाँ पे कुछ लोगों को कत्ल किया, मारा गया था और उसके अंदर कुछ ऐसे थे इजरायली ऑपरेटर्स थे, उनको भी कत्ल किया गया था। वहाँ पे एक टसल एक हुई थी। उस वक्त से इजरायली मुसैद जो है वो कश्मीर के अंदर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने एक नई अपना एंटी प्रोटेक्टिव अपना टेररिस्ट फोर्स बनाई, उसको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ विजिट्स रहे हैं भारत के डिफेंस पोटेंशियल्स के और डिफेंस लोगों के और इजराइल के, वो भी आपको पता है। और अब जेनोसाइड में जिस तरह
भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा रहा है, वो भी आपके सामने है। अब इस तमाम चीजों में चूंकि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई है जिसकी रिकग्निशन नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया कहती है कि नारकोटिक्स के स्मगलर और ये डीलर्स हैं, इन्होंने जबरदस्ती अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इस लीडरशिप की एफिलिएशन रही है फितना अल-नुसरान और फितना अल-ख्वारिज के साथ भी, और इनके पास अपने जो फुट सोल्जर्स हैं, चूंकि इनकी रिकग्निशन अपने मुल्क में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो ये डिपेंड करते हैं अपने उन सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स पे जो उनकी आर्मी आपस में कह रहे, और ये फितना अल-ख्वारिज या फितना अल-हिंदुस्तान, क्योंकि वो ये कह सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो दाइश के साथ चले जाएंगे या वो अपना अलकायदा के साथ चले। इसलिए वो तमाम दहशतगर्द तंजीमों की ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके लूप में रहें। और अमेरिका ने कह दिया, यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग टीम ने कह दिया कि 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब उन 33 दहशतगर्द तंजीमों के लिंकेज बन गए भारत के साथ, अजीत कुमार डेविल के साथ, और वो जो मुसैद का, रॉ का और अपना अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द को, इनका एक नेक्सस जो पहले बदख्शा में इनका एक हेडक्वार्टर था जहां ये लोगों को भर्ती करके पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करते थे, मुसैद और रॉ मिलके, वो अब इंडियन एम्बेसी के अंदर काबुल में शिफ्ट हो गया। सही। और उसके अंदर भारत की हुकूमत की स्टेट पॉलिसी शामिल हो गई। अब इजराइल और भारत और अफगानिस्तान, ये 3 फैक्टर्स हैं जो दुनिया के अमन को इस वक्त तबाह कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का प्रेस कह रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सेशन हुआ है जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर ने सही है, दुनिया के अमन को ये खराब कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया को जिस तरह से इन्हें कॉर्नर करना चाहिए उस तरह से कर भी नहीं रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीजे मीर साहब और वागा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनको एक बार फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या चल रहा है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं का, पीटीआई का मैं सुन रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं और मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। एक तरफ ये बात चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ये कहती हैं कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा पार्टी के अंदर से, वो बानी पीटीआई की पार्टी के साथ नहीं है, ना ही वो इमरान खान का साथी है। समझ नहीं आ रहा पीजे मीर साहब ये चल क्या रहा है। मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं, मफाहमत भी चाहते हैं, फिर मज़ाहमत की भी बात करते हैं। सर ये चल क्या रहा है पीटीआई में, क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन कह रहा है कि नहीं बात करनी चाहिए। बहन कह रही हैं। क्या इन लोगों में कोई अकल है कि सियासत के अंदर हमेशा आप अपने बुरे से बुरे एडवर्सरी के साथ भी बात करते हैं। ये पॉलिटिक्स होती है, ये कोई किसी की दोस्ती शोस्ती या लाइक्स और अनलाइक पे नहीं होती है बात। जब तक आप बात नहीं करेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। दुनिया की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ले लें आप, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपकी जो भी ये जो जंगें हुई हैं ये कहां से खत्म हुई हैं? आर्मिस्टिक और बातचीत के साथ। तो ये तो सियासत के अंदर अब आ गए हैं। जब आपके पास रिपब्लिक 17th सेंचुरी से आई है तो द क्वेश्चन राइजेस कि आपको प्रॉब्लम क्या है बात करने की? भाई मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि भाई हमसे बात करें। ये कहते हैं कि जी हमने फौज से बात करनी है, तो अगर आपने फौज से बात करनी है तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि फौज सुप्रीम है और आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुप्रीम नहीं है। और भाई यही तो वक्त है। मीर साहब अगर फौज को सुप्रीम समझ रहे हैं तो सुप्रीमेसी की फिर रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। ट्वीट्स पे ट्वीट्स की जाती हैं और रवैया वही रखा जाता है। अच्छा ये आपने बड़ा एक पॉइंट निकाला है, इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। क्या ये जो बानी है, जो चेयरमैन है इसका पीटीआई के, क्या ये कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? क्या इनके पास एक्सेस है कि ये ट्वीट कर सके? ये आई नीड टू नो दिस ना। मैं यहाँ के बैठ के बात कर दूं, हाँ जी वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा फलाना। हाउ डू आई नो कि ये कर रहे हैं? हाउ डू आई नो कि दूसरे लोग इनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? हाउ डू आई नो दैट? ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट जब कहती है इनका तो एक्सेस नहीं है, बंदा इनको मिल नहीं सकता, चिड़ी अंदर फड़क नहीं सकती है, तो ये ट्वीट कहां से कर रहे हैं? ये मुझे बताएं आप। और फिर हम उसी हेयर से ट्वीट के ऊपर हमने एक टेलीविजन पर डिबेट शुरू कर दी है। पहले वी नीड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट
or from anywhere else कि हाँ जी ये कर रहे हैं ट्वीट, सही। अगर ये कर रहे हैं तो then we'll take them seriously, otherwise I don't take any tweet from Imran seriously at all, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं करेगा और मुझे पता है वो खुद नहीं करेगा, मैं क्यों बिलीव करूं उस पे। हम सारा पाकिस्तान में हेयर से पे बात कर रहे हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फैक्चुअल पोजीशन क्या है भाई? मीर साहब हमें factual आप position बहुत अच्छी सियासी बसीरत रखते हैं, माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है। आप अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए ये बताएं कि बानी पीटीआई क्या वाकई मज़ाहमत चाहते हैं और वो मुफाहमत नहीं चाहते? वो नहीं उन्हें लगता कि ये वो नीड ऑफ द आर है कि मैं बातचीत करूं और बाहर आऊं, मैदान में तो रहूं मैं? इसको मैंने कई दफा समझाया है कि इफ यू आर इन यू कैन विन। यस, बाहर बैठ के लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, कई दफा। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इमरान खान है ना, ये एक विक्टिम है बैड एडवाइस का, जो कि पुरानी बैड एडवाइस के विक्टिम नवाज शरीफ भी रहे हैं, आसिफ जरदारी भी, बेनजीर भी, ये सब बैड एडवाइस के विक्टिम्स रहे हैं। क्योंकि जो नीचे आपका जो पौध है ना निचली, ये चमचे ये ना डोइयां हैं, that is bad advice from their चमचास। ये जो चमचे हैं ये बैड एडवाइस देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने नवाज शरीफ को भी कई दफा बताया, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके नाम ले लेके बताया कि ये मरवाने वाले लोग हैं, खुदा की कसम मैंने बताया। क्यों? क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट ना नवाज के साथ है, ना इमरान के, ना किसी और के, मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। सही। तो जो भी आएगा मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि अवाम की खिदमत करो, अवाम की भलाई की बात करो। यहाँ आप और मैं बात क्या कर रहे हैं? हम हर पार्टी की पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं जी मैं ठीक हूँ, आप गलत है, आप ठीक है, मैं गलत हूँ, ये हम बात कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज, जब बेसिकली ये जो ट्वीट है इसकी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, और बताएं कि ये किस तरह ट्वीट बाहर आ रही है। बिल्कुल सही। मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। वाकई साहब बिल्कुल सही बात है कि जो ट्वीट्स हैं, जो कंफ्यूजन है ना, वो यही क्रिएट करती हैं। हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर मफाहमत की बात होती है, फिर ट्वीट आ जाता है तो मज़ाहमत की बात सुनाई देने लगती है। और अभी वज़ीर आज़म साहब का एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत देना और अलीमा खान का पॉइंट आ जाना कि जो भी मफाहमत की बात करेगा वो पार्टी में ही नहीं है और बानी के साथ वो है ही नहीं। क्या, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जमहूरियत और जमहूरी दुनिया से जो लोग वाकिफ़ हैं और जो उस निज़ाम को समझते हैं, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, जैसे अभी मेरे साथी ने भी कहा, पी जमीर साहब ने, आप रिंग में होंगे तो जीतेंगे ना, अगर आप रिंग से ही बाहर हैं तो फिर आपने जीतना क्या है? देखिए, बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और वक्त ऐसा आ जाता है, निज़ाम एक ऐसा चल पड़ता है कि आपके चलें, अगर ये कहते हैं कि ये धांधली शुदा हुकूमत है, मान लिया, कोई बात नहीं, बाहर आएँ, उनसे मुज़ाकरात करें, अगले इलेक्शन की तैयारी कर लें। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप समझते हैं कौम आपके साथ है, तो देन यू शुड वेट। देखिए, पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम है। अगर कोई शख्स ये कहे कि आज तक दुनिया का बड़े से बड़ा जमहूरी मुल्क भी 100% सही इंतखाबात करा सका है, ये मैं मान ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो बात यह है कि जब तक आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आके बैठेंगे नहीं, आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, बार बार इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं और कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के अलावा मैंने किसी से बात नहीं करनी, तो आपने सही कहा है, फिर उसके खिलाफ बातें भी ना करें, फिर उनके खिलाफ ट्वीट भी करते हैं। अच्छा, हम बड़े दिनों से ये बात सोच रहे हैं, आपने भी कल एक बात की थी कि ये नहीं समझ आती कि ये ट्वीट आते कहाँ से हैं। मैं चूँकि जेल के पूरे सिस्टम से वाकिफ़ हूँ ना, तो वहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम है कि बानी पीटीआई के पास कोई कंप्यूटर है, कोई मुलाकात की इजाजत नहीं है। जब मुलाकात की इजाजत नहीं है, टेलीफोन की भी उनके पास परमिशन नहीं है, तो वो जो पैगाम एक्स पे, वाई पे, जेड पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाता है, तो वो कहां से जाता है? कोई इसको, और मीर साहब की बात की, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब वो बानी पीटीआई की तरफ से गया ही नहीं, तो ये पार्टी उस पे कैसे अमल दरामद कर लेती है कि जी उधर से ये जवाब आया है कि जी बस हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, हमने मुजामत करनी है, हमने मुजाहरे करने हैं, हमने रेजिस्टेंस करनी है, और मुझे ये भी कबूल नहीं, मुझे ये भी कबूल नहीं। वो तो एक तरफ तो वो कहते हैं जी कि वो तो चार दीवारी में, उनसे किसी से को बात करने की इजाजत नहीं है। बड़ा एक कंफ्यूजन वाला और एक दोहरा निजाम। महमूद अचकज़ई जी ने पॉइंट किया, बानी पीटीआई ने, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं अगर उनके पास मैंडेट है तो वो मुज़ाकरात कर लें। ये क्या चल रहा है जानेंगे के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंतशार का शिकार नज़र आती है और हम ये भी देखते हैं कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं। एक धड़ा मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरा टॉन्ट करता हुआ दिखाई देता है और ये कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मफाहमत भी नहीं करना चाहते, बल्कि हम मज़ाहमत पे ही डटे रहेंगे। पीजे मीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई के पास मैंडेट है तो वो कर ले मुज़ाकरात। इससे पहले शाहिद खान अब्बासी भी हमने देखा कि बड़े एक्टिव थे, मुज़ाकरात की वो बात करते थे, लेकिन वो भी पीछे हट गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पता नहीं है, किसी भी वक्त तो यू टर्न ले सकती है। तो हम विश ये करते हैं कि ये यू टर्न लें, इस तरह का यू टर्न लें जो कम से कम इनकी बेहतरी तो हमें नजर आए। जुबेरिया, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ जो है उसके नीचे ऐसे कोई लोग आगे हुए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को चाहेंगे कि वो बाहर आए, क्योंकि वो इस वक्त वो चौधरी बने हुए हैं। जब वो इमरान बाहर आएंगे तो ये 0-0 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हर चीज जो इमरान खान चाहेंगे ये उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन नाअहल और जाहिल आदमी कहेगा कि बात ना हो? भाई, बात जब तक आप नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। एक दूसरी चीज जो है, इस वक्त जो हम जो चीज देख रहे हैं कि देखो, आपको ये चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बात करो। भाई आप आ जाओ, बात करो, क्यों नहीं करोगे? एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके दिमाग के अंदर, मुझे पता है आप ये कहां से आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है ये कहां से आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको जमहूरियत रियल टाइम चाहिए तो फिर आप जमहूर की आवाज से बात करो। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ये जमहूर की आवाज है, जैसे कि आप भी हैं। तो जमहूर की आवाज से बात करेगा ना, फौज से क्यों बात करेगा वो? फिर कहते हैं अगर उनसे बात करनी है तो दैट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, फौजी है, तो फिर खोल के बात करो। फिर आप फौज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, कई जगह से आती है बातें, ट्वीट करते हैं। आई नो इमरान नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान एक मुहिब्बुल वतन आदमी है, मैंने इसको बचपन से देखा है, पेट्रियट है। हाँ, उसके मुतालिक लोग बातें कर देते हैं कि भाई वो ये है वो है। नो, आई डोंट बिलीव इट, आई डू नॉट बिलीव इट। ये खुद बाहर आएगा, ये आपको खुद बताएगा, एक दिन बताएगा। लेकिन ये जो बीच में आ गया ना, लेकिन मीर साहब अंदर रहते हुए भी तो वो लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं ना इन ट्वीट से। वो कैसे करेगा? ट्वीट, उसकी ट्वीट आ ही नहीं रही है तो कहां से करेगा? उसकी इस्तेमाल तो किया जा रहा है ना उनका। जी, मुझे एक चीज बताएं जुबेरिया, उसकी कोई पॉजिटिव ट्वीट आई है? बता दें आप मुझे। हर चीज आपकी नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव तो है ही कोई नहीं, तो वो क्या बात करेगा? सो हाउ कैन आई बिलीव कि ये इतना नेगेटिव? मुझे बताओ, आपने नवाज शरीफ के मुतालिक कितनी बातें की थी कि वो ये है, फलाना है। नवाज शरीफ मुहिब्बुल वतन आदमी है, मुझे पता है, वो एक पेट्रियट आदमी है, वो है ही नहीं है इस तरह की चीज। लेकिन आपने उस पर भी इल्जाम लगा दिया, आपने सरदारी पे भी इल्जाम लगा दिया। इख्तलाफात होंगे, होते रहेंगे, लेकिन अगर किसी को कहना ये गद्दार हो गया, ये एंटी पाकिस्तान है, आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल। नॉट, सब पाकिस्तानी है, सब एक है। यस, इख्तलाफात आपके अंदर हैं, होंगे और होते रहेंगे, लेकिन पता है यहाँ क्या है? एक ट्वीट के ऊपर आपके पास 10 तजिए निकल आते हैं, 10 आपके पास नैरेटिव्स निकल आते हैं। तो हमने बात करनी है तो क्या करनी है, मुझे बता दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, अगर ट्वीट्स बानी की तरफ से नहीं हो रही, यकीनन वो मुहिब वतन है, तो फिर वो क्यों नहीं लाताल्लुकी का इजहार कर देते और वाज़े हो जाए, पार्टी भी लाताल्लुकी का इजहार करे और बानी भी लाताल्लुकी का इजहार करें। और दूसरी तरफ जो अलीमा खान है, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि हम मफाहमत की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो ये कह रही हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम भी उन्हें मिल गया। अब ये पैगाम कहाँ से आया है? देखिए, जब तक कोई बानी पीटीआई से जाके जेल में बराह रास्त नहीं मिलता और उनसे बातचीत नहीं करता, मेरा ख्याल में इस तरह की किसी भी ट्वीट या उनकी तरफ से किसी भी किस्म के रिएक्शन पर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब हवाई बातें हैं। अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताने लगा हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़रा फॉर्म में आ जाने दें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम मुज़ाकरात और ये सब कुछ का जो सबसे बड़ा ब्रिज होगा वो शाह महमूद कुरैशी होंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हर हाल में करवाई जाएगी बानी पीटीआई से। अच्छा, वही उनको इस बात पे आमादा कर सकते हैं, और शायद कोई गौहर वगैरह नहीं कर सकते, सलमान अकरम राजा भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक शख्स है, शाह महमूद कुरैशी, जो बानी पीटीआई को जेल में जाके सही सूरत हाल बता सकता है, समझा सकता है कि जनाब हमें ये करने दें, और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे आप और हम हमेशा हमेशा के लिए जेलों में ही गलते सड़ते रहेंगे। लोगों को 10-10 साल की
कैदे बाब मुशक्कत हुई है, बताएं पार्टी ने कैसे चलना है, हमने कैसे चलना है, इक़्तिदार में कैसे आना है, निज़ाम कैसे चलाना है, फिर तो इसी तरह ये निज़ाम आने वाले 20 साल ही चलता रहेगा। सवाल फिर ये है कि जो मौजूदा क़यादत है वो अलाउ करेगी कि वो इस तरह से आगे बढ़े? ये होगा, आप देख लीजिएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा ब्रिज शाह महमूद कुरैशी बनेंगे आने वाले वक्त में। आप ये खबरें सुनेंगे, शाह महमूद कुरैशी ही ये फरीज़ा सार अंजाम देंगे कि वो बानी पीटीआई को इस बात पे मजबूर करेंगे कि आप आएं, और उन्हीं के जरिए ही मुज़ाकरात होंगे। बानी पीटीआई जेल में रहेंगे और शाह महमूद कुरैशी ही सारी बातचीत और मुज़ाकरात। आखिरी मिनट है, पीजे मीर साहब से भी हम राय ले लेते हैं। मीर साहब, आप भी सेकंड करते हैं इस बात को? जो नसीर वाघा साहब ने बात की है ना, वो कहते हैं इन्होंने नेल ऑन द हेड मार दिया। यही चीज होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। शाह महमूद बाहर आएंगे, वो इमरान अगर सुनेगा किसी की, इनकी सुनेगा, अदरवाइज ये बाकी सैटेलाइट्स हैं, सही, बाकी छोटे छोटे चैनल हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा। इमरान इसकी बात सुनेगा, एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, यानी शाह महमूद कुरैशी इज द पर्सन कि वो अगर बाहर आते हैं और उनकी मुलाकात होती है तो पार्टी में बेहतरी भी नजर आएगी, और वही हैं जो कोशिश कर सकते हैं। मेरे पैनल के रायज़ीन आपने जान ली, पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पीजे मीर साहब, नसीर वाघा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।